एक शिक्षक गढ़ता है अपने छात्रों का भविष्य। शिक्षक होता है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, आशावादिता, संयमी, उत्साही, नेतृत्व क्षमता वाले, विनोद प्रिय, मधुर वक्ता, जिन्हें रुचि होता है बच्चों के जन्मजात शक्तियों को जानने में, अच्छे विचारों को स्वीकार करने में, बच्चों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास में, जो कुशल होते हैं वर्ग प्रबंधन में, संप्रेषण में, टेलम का उपयोग करने में, बच्चों को सामाजिक बनाने में। किशोरावस्था व्यक्ति का सबसे कठिन काल है जो बच्चों के भविष्य की दिशा तय करती है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। 75 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में डीएलएड से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण कारक है आपकी परीक्षा में अंकों को बटोरने का। जी हाँ, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और आज पाएंगे आप 75 महत्वपूर्ण डीएलएड के प्रश्न जो बाल विकास, शिक्षण शास्त्र, पढ़ाने का तरीका एवं बच्चों के विकास से संबंधित है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूक बधिर। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचित एवं पुरातन। प्रश्न है, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है। उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत शैक्षिक उपलब्धियां। जो शिक्षण व्यवसाय में आते हैं प्रायः बोला जाता है कि उनका औसत शैक्षिक उपलब्धि होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षण को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए? सामान्य शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा। ये इसका उत्तर होगा तीनों उपयुक्त सभी, अर्थात सामान्य शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा, यानी उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था छात्रों को रटे पाठों के श्रवणों पर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय सामग्री या छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध? तो सही उत्तर होगा प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, यह एक अर्जित मानसिक गुण है। तदात्मीकरण की अवस्था के अंतर्गत यौन भावना का विकास होता है, लिंगानुरूप बाल व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है। ये सभी सत्य हैं, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल बोर्ड का अध्यक्षता करता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? इसका उत्तर होगा 1974 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए थे? भारतवर्ष में बाल विकास के लिए आज़ादी के बाद ही कदम उठाया गया। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। अगला प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है? सही उत्तर होगा पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो इसकी सबसे कम आवश्यकता होती है। बच्चे का जो उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए पुरस्कार और निंदा, इसका उतना आवश्यकता नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है? वाद विवाद में सबसे कम जो है लाभप्रद वो क्या है? जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। जिस प्रश्न का केवल एक सटीक उत्तर हो उसमें वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसका जो है न्यूनतम लाभ है वाद विवाद का। अगला प्रश्न है,
एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है? तो उत्तर होगा पाठों का रटना। पाठों का रटना एक प्रभावकारी शिक्षण विधि नहीं माना जाता है। प्रश्न है, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताया जाए वह है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में उससे नियम निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता है? तो उत्तर होगा आदतों को। आदत को जो है आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। तो उत्तर होगा कक्षीय क्रियाओं का संगठन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा पॉइंट प्रेरणा। एक नए शिक्षक में प्रेरणा के क्षेत्र में जो है अनुपयुक्त रूप से वो अप्रशिक्षित होते हैं, माने नए जो शिक्षक रहते हैं वो प्रेरित नहीं कर पाते बच्चों को, ऐसा माना जाता है। उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था काल में ही बच्चों में खेलकूद के प्रति काफ़ी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, बालकों में जो रुचियां संबंधी व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है वे परिणाम होते हैं आनुभविक पृष्ठभूमि के। अब ये अपने अनुभव के आधार पर ही उसमें जो है रुचि उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? उत्तर होगा प्रलोभन। प्रलोभन में जो है हम उसको माने जो है बाह्य रूप से हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, प्रलोभन बदला जाता है। अगला प्रश्न है, दो पीढ़ियों को जोड़ने वाले श्रृंखला को हम वंशानुक्रमण कहते हैं, यह कथन है। तो ये कथन हो जाएगा बेकन का। बेकन ने ही कहा था कि दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला वंशानुक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी कौन सा व्यवहार प्रकट होता है? तो ये व्यवहार हो जाएगा संपूर्ण शरीर क्रियाएं। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था में शरीर के संपूर्ण क्रिया करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है? तो न्यूनतम प्रभाव डालेगा मूल प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी आयु का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो हड्डी का संबंध है तो ये होगा कंकाल तंत्रीय आयु। कंकाल का संबंध हड्डी से है तो उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, कंकाल तंत्रीय आयु। अगला है, किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का मापक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु। मानसिक आयु में शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त आ जाता है। अगला प्रश्न है, देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों का। देखो और कहो विधि द्वारा शब्दों का परिचय बालकों से कराया जाता है। अगला है, अक्षर बोध विधि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये जो अक्षर बोध विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न है अगला, श्रीमती मॉन्टेसरी ने शिक्षण प्रणाली में किस विधि का आविष्कार किया था? तो ये इसका उत्तर होगा साहचर्य विधि, ऑप्शन नंबर ए। साहचर्य विधि का जो आविष्कार किया था वो श्रीमती मॉन्टेसरी ने किया था। किस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है? ये होगा साहचर्य विधि। साहचर्य विधि के द्वारा हम अक्षरों को पहचानने का कार्य किया जाता है जिसे श्रीमती मॉन्टेसरी ने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एक संवेगात्मक उद्दीपक को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, ये आवश्यक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संतुष्टि की आपूर्ति का भय। ये आपका एक संवेगात्मक उद्दीपक को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? संतुष्टि की आपूर्ति का भय। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिति संबंधित होती है, तो ये जो संवेगात्मक है वो संबंधित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, शिशु में सर्वप्रथम प्रकार का संवेग दृष्टिगोचर होता है, तो ये होगा समान उत्तेजना। शिशु में समान उत्तेजना का जो संवेग सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। बालकों का संपूर्ण उद्दीपक में जो प्रतिक्रिया होती है उसके द्वारा बालकों के संवेगात्मक अनुभव का विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के निस्तारण के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं। इसके द्वारा
बालकों में क्रोध संवेगों का निस्तारण के लिए उपयुक्त है, माने इसके द्वारा ही बालकों के क्रोध को नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है प्रश्न, बालकों में चलना, नहाना, खाना, पहनना आदि की शिक्षा किस प्रणाली में दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा कामेंद्रियों की शिक्षा में। कामेंद्रियों की शिक्षा में चलना, नहाना, खाना, पहनना आदि की शिक्षा दी जाती है। विकास की प्रक्रिया है, विकास जो है एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है, इसलिए इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? उत्तर होगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बाल विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है, इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? उत्तर होगा उपलब्धि। उपलब्धि जो है विकास को किसी तरह प्रभावित नहीं करेगा। बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां और वातावरण विकास को प्रभावित कर सकती है, परंतु उपलब्धि का प्रभावित करने में कोई योगदान नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसमें असत्य हो जाएगा, यह परिपक्वता तक चलता है, ऐसा नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी विशेषता वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। ज्ञान जो है वो वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया चलती है? तो उत्तर होगा आजीवन। विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक एवं सामाजिक कारक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक बालक तीव्र बुद्धि का है, उसकी बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विकास सामान्य से तीव्र होगा। जो बालक तीव्र बुद्धि का है तो उसका विकास कैसा होगा? सामान्य से तीव्र होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था का संज्ञा किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले होल ने। स्टेनले होल ने किशोरावस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था का संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे खाली जगह है? तो हमने पहले ही कहा है कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठोर और कठिन काल है। इसको अनोखा काल भी कहते हैं, लेकिन सबसे कठिन काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही कठिन काल और अनोखा काल कहा गया है। इसमें अवस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है बच्चों में। अगला प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था, हमने पहले ही कहा है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा की प्रबलता विशेष रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता विशेषकर होती है। अगला प्रश्न, बालक किस अवस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है? तो वह अवस्था होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद बालक जो है वास्तविक जीवन में, वास्तविक जगत में, दुनिया में आ जाता है। उसका सपना जो है वो हकीकत में बदल जाता है, वो सन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन जितना ही अच्छा है उनको समाज उतना ही अधिक खाली जगह करता है? उत्तर होगा पसंद। जिस व्यक्ति का सामाजिक समायोजन जितना अच्छा होगा उसको समाज का लोग उतना ही अधिक पसंद करेगा। अगला प्रश्न आएगा, किसने बुद्धि को अनुकूलन एवं संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है? तो इसका उत्तर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बुद्धि को अनुकूलन एवं संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विकास के परिणाम स्वरूप बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक कारक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संपर्क। आप सामाजिक संपर्क के माध्यम से ही सामाजिक विकास कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार विकसित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण प्रक्रिया द्वारा। सामाजिकरण प्रक्रिया द्वारा ही सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसका संप्रेषण होता है? इसका उत्तर होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का। सामाजिकरण में आप सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का संप्रेषण देख सकते हैं, उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
किस प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों में रूपांकित होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, बच्चों में सुरक्षा की भावना के विकास का प्राथमिक स्रोत है? उत्तर होगा परिवार। परिवार के ही द्वारा बच्चों में सुरक्षा की भावना का जो विकास का पहला स्रोत हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रथम उत्तरदायित्व किसका होता है? इसका उत्तर होगा माता पिता का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का परिचय उसकी संगति से मिलता है? यह वाक्य से स्पष्ट होता है कि? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगति का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे जैसी संगति में रहेंगे उनका विकास संगति के अनुसार ही होगा। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मित्र मंडली में बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह से अंतःक्रिया करते हैं? इसका उत्तर होगा समस्तरीय ढंग से। समस्तरीय ढंग का मतलब अगला जैसा करता है वो भी उसी का अनुकरण करता है, एक दूसरे का देखा देखी होता है। अगला प्रश्न है, किस क्रिया में अविवेचित ढंग से सीखा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृतिकरण में। संस्कृतिकरण में अविवेचित ढंग से बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जाता है? ये इसका उत्तर होगा बालकों की निष्पत्ति एवं उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है? उत्तर होगा स्पेयरमैन का। यह कथन स्पेयरमैन का, स्पेयरमैन नहीं कहा था, बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर होगा ए, बीने तथा सामान्य। बीने तथा सामान्य ने सबसे पहले बुद्धि मापने के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किया था। अगला प्रश्न है, बीने तथा सामान्य ने किस वर्ष में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया? तो इसका उत्तर होगा 1905 में। 1905 में ही इसने जो बुद्धि परीक्षण बनाया। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो इसका उत्तर जाएगा वुंट से, ऑप्शन नंबर बी। वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषाओं तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा शाब्दिक परीक्षण में। शाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के समप्रत्येक को किसमें महत्वहीन समझा गया है? तो इसका उत्तर होगा कुशलता सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बुद्धि का संबंध संगीत के तत्वों से रहता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांगीतिक बुद्धि। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक अच्छा कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर बनने में किस प्रकार की बुद्धि सहायक होती है? तो साथियों, आपने हमारे पूर्व में कई वीडियो को देखा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त बुद्धि। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार ज्ञान चक्षु। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए बिहार ज्ञान चक्षु।